अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमर एहसान है। मैं वैस्कुलर सर्जन हूँ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। थ्रेड वेन्स हैं, स्पाइडर वेन्स हैं, इवन रेटिकुलर वेन्स भी मेजॉरिटी लोगों में एक कॉस्मेटिक इशू है जो स्किन के करीब नज़र आ रहा होता है। यूजुअली वो सिम्टम्स नहीं करता। जनरली स्पीकिंग अगर कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं वेरिकोज वेन की तो फिर तो ट्रीटमेंट उसकी डेफिनेटली करवा लेनी चाहिए। अगर सिम्टोमेटिक हैं तो ट्रीटमेंट की चॉइस थोड़ी सी पेशेंट के ऊपर आती है, लेकिन कोई एमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन जनरली स्पीकिंग सिम्टम्स आ रहे हैं तो बेहतर होता है ट्रीटमेंट करवा लें। जहाँ तक तो इसकी प्रिवेंशन का ताल्लुक है, प्रिवेंशन के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं की जा सकती। जिसको हो गई हैं उसमें थोड़ी सी उसकी प्रोग्रेशन के लिए हम कर सकते हैं कि प्रोग्रेशन को कम करने के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग को अवॉइड कर लिया, स्टॉकिंग्स का यूज़ कर लिया। वेरिकोज वेन्स एक खून की नालियों की बीमारी है। हमारे जिस्म में दो तरह की बड़ी खून की नालियाँ होती हैं। एक आर्टरीज होती हैं जो खून को लेके जाती हैं दिल से बाकी सारे जिस्म की तरफ, और दूसरी वेन्स हैं जो कि वापस खून को लेके आ रही होती हैं। जो टांगों में वेन्स हैं उनके अंदर ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने वेल्व्स बनाए हैं ताकि खून की डायरेक्शन सिर्फ हार्ट की तरफ आए। अगर जो वेन्स में वेल्व को प्रॉब्लम हो जाए, यानी वेल्व्स का काम जो है वो ख़राब हो जाए, तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाता है। जो खून की नालियाँ जल्द के करीब होती हैं उनको सुपरफिशियल वेन्स कहते हैं, और सुपरफिशियल वेन्स अगर वेल्व के ख़राबी की वजह से फूलना शुरू हो जाएं, प्रोमिनेंट हो जाएं, नज़र आनी शुरू हो जाएं, तो उसको फिर वेरिकोज वेन्स कहते हैं। वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट जो है वो ज़्यादातर तो वैस्कुलर सर्जन्स करते हैं, ऑल्दो जनरल सर्जन्स जिन्होंने कि इसकी ट्रीटमेंट में पहले से ट्रेनिंग ली हो वो भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। वैस्कुलर सर्जरी एक फील्ड है जो कि जनरल सर्जरी से ही आगे निकली है, लेकिन अब बहुत स्पेशलाइज कर गई है। सो बहुत से जनरल सर्जन्स वेरिकोज वेन की ट्रीटमेंट तो शायद ऑफ़र कर सकें, लेकिन जो जदीद तरीके हैं ट्रीटमेंट के, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट, एंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट, एंडोवीनस एब्लेशन, उस किस्म की चीज़ें वो ऑफ़र नहीं कर सकेंगे। सो जनरली वैस्कुलर सर्जन्स जो है वो वेरिकोज वेन में डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो दे सकते हैं। जहाँ पे वैस्कुलर सर्जन्स की कमी है, ज़ाहिरी बात है, और ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, तो कोई ऐसा जनरल सर्जन जिसने कि इसमें ट्रेनिंग ली हो उससे भी ट्रीटमेंट कराई जा सकती है। वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम अगर हम देखें तो बहुत डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकती है। इसमें जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट बड़ी बड़ी वेन्स होती हैं जो कि बाहर से नज़र भी आती हैं, हाथ लगाने से फील होती हैं, उनको वेरिकोज वेन कहा जाता है। इसके अलावा छोटी वेन्स जो बिल्कुल स्किन के करीब होती हैं, ब्लू से आपको निशान से नज़र आते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे लाइन सी बनी होती हैं, उनको रेटिकुलर वेन्स कहते हैं। उससे छोटी वेन्स स्पाइडर वेन्स होती हैं, और फिर बिल्कुल बारीक आप कह लें बिल्कुल जैसे थ्रेड की तरह की वेन्स होती हैं, उनको थ्रेड वेन्स कहते हैं। सो ये डिफरेंट रेंज है। अब इसमें जो थ्रेड वेन्स हैं, स्पाइडर वेन्स हैं, इवन रेटिकुलर वेन्स भी मेजॉरिटी लोगों में एक कॉस्मेटिक इशू है जो स्किन के करीब नज़र आ रहा होता है। यूजुअली वो सिम्टम्स नहीं करता। उसके मुकाबले में जो वेरिकोज वेन्स हैं वो ज़्यादा सिम्टोमेटिक हो सकती हैं, और ट्रीटमेंट के हिसाब से जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो वेरिकोज वेन की ट्रीटमेंट होती है। बाकी जैसे मैंने कहा कॉस्मेटिक इशू है, सो उसमें वेरिएशंस आ सकती हैं। ठीक है, कुछ लोगों को कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स भी अफेक्ट करती हैं, अगर उसमें ब्लीडिंग हो जाए तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो कि वेरिकोज वेन की है उसको ट्रीट करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है। जनरली वेरिकोज वेन की वजह क्या है, ये एक अभी भी क्वेश्चनेबल चीज़ है, क्योंकि अभी तक को बहुत स्पेसिफिक रीजंस नहीं निकल सकी। जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लोगों में वेरिकोज वेन फैमिलीज़ में रन करती है, लेकिन जनरली स्पीकिंग एक जो कॉमन चीज़ कही जाती है वो ये कि जिन लोगों के लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स हों, उनका काम ऐसा हो कि वो उसमें खड़े रहते हैं, जैसे हेयर ड्रेसर्स हैं, जैसे इवन हमारे प्रोफेशन में हम लोग खुद जो सर्जन्स हैं, तो ऐसे काम जिसमें कि आप ज़्यादा देर आपने पैरों पे खड़े रहना है, उसमें ज़ाहिरी बात है अगर कोई छोटा सा इशू भी वाल्व का हो जाए
तो वो बड़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर सकता है और वेरिकोज वेन ना सिर्फ बनने के चांसेस हो सकते हैं बल्कि उनके बढ़ने के चांसेस भी हो सकते हैं। दूसरा कॉमनली वेरिकोज वेन्स हम ज़्यादा कॉमनली यंग फीमेल्स में देखते हैं, जिसमें कि एसोसिएशन प्रेगनेंसी के साथ होती है। प्रेगनेंसी के दौरान ज़ाहिरी बात है एक प्रेशर बना हुआ है पेट के अंदर, जिसकी वजह से जो खून की नालियाँ जो कि ड्रेन कर रही हैं, नीचे टांग में से खून की सप्लाई ऊपर आ रही है, वो उनमें थोड़ी सी अगर रुकावट बने तो उस वजह से आम तौर पे फीमेल्स प्रेगनेंसी के दौरान कहती हैं टांगों में थकावट, बेचैनी और दर्द रहती है। सो वो कुछ लोगों में कुछ फीमेल्स में वेरिकोज वेन्स की इब्तिदा बन सकती है और एक दफ़ा शुरू हो जाए प्रॉब्लम तो उसके बाद वो बढ़ने का रिस्क हो सकता है। वेरिकोज वेन की प्रेजेंटेशन बहुत वेरिएबल हो सकती है। वेरिकोज वेन की प्रेजेंटेशन जो है उसमें कई लोग बहुत ज़्यादा वेरिकोसिटीज़ यानी प्रोमिनेंट वेन्स के साथ भी आ सकते हैं और बगैर किसी सिम्टम्स के, यानी प्रोमिनेंट वेन्स मौजूद हैं टांग में और उनको कोई भी उससे इशू नहीं हो रहा। और उसके मुकाबले में दूसरी एक्सट्रीम पे ऐसे पेशेंट्स भी हो सकते हैं जो कि बहुत ही थोड़ी सी वेरिकोज वेन्स हैं लेकिन सिम्टम्स उनको उसमें काफ़ी हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली वो ये है कि एक तो सिम्टम्स हैं, यानी वेरिकोज वेन्स की वजह से टांग में कोई इशू आ रहा है, और ज़्यादा कॉमन जो है दर्द, थकावट, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, ख़ास तौर पे दिन के आखिर की तरफ ये ज़्यादा कॉमन चीज़ होती है। अगर वेरिकोज वेन किसी में बहुत देर से मौजूद हो तो उसमें रिस्क हो सकता है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस बन जाएं, और जो कॉम्प्लिकेशंस वाली स्टेज है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है पेशेंट्स के लिए, और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज़ हो तो उसमें ट्रीटमेंट को भी फिर जल्दी सोचना चाहिए। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो इसमें होती हैं उसमें एक तो ये कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग वेरिकोज वेन्स की वजह से नीचे टांग की जिल्द ख़राब होना शुरू हो जाती है, एड़ी के पास टखने से ऊपर जिल्द का रंग गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिल्द सख्त हो जाती है, और उसके बाद उसमें यह ख़तरा होता है कि उसमें ज़ख़म बन जाए जिनको वीनस अल्सर्स कहा जाता है, और उनकी मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है। दूसरी प्रॉब्लम ज़ाहिरी बात है प्रोमिनेंट वेन्स हैं, फूली हुई हैं, कोई चोट लग जाए, कोई और इशू हो जाए तो ब्लीडिंग का ख़तरा हो जाता है। और तीसरी कॉमन प्रॉब्लम इसमें कि इसमें क्लॉट्स बन सकते हैं। ये वो वाले क्लॉट्स नहीं हैं जो जिससे ज़्यादा डर लगता है कि वो क्लॉट टूट के फिर फेफड़ों में भी जाके फंस सकता है, उसको डीवीटी कहते हैं। ये क्लॉट्स ज़्यादातर जो है ये ऊपर की वेन्स में बनते हैं, लेकिन ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन होती है। सो जनरली स्पीकिंग अगर कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं वेरिकोज वेन की तो फिर तो ट्रीटमेंट उसकी डेफिनेटली करवा लेनी चाहिए। अगर सिम्टोमेटिक हैं तो ट्रीटमेंट की चॉइस थोड़ी सी पेशेंट के ऊपर आती है, लेकिन कोई एमरजेंसी तो नहीं है, लेकिन जनरली स्पीकिंग सिम्टम्स आ रहे हैं तो बेहतर होता है ट्रीटमेंट करवा लें, क्योंकि उससे फिर जो सिम्टम्स में बेहतरी आने से क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। इसका जवाब मेरे लिए बड़ा एक सिंपल जवाब होता है कि वेरिकोज वेन्स एक बिनाइन कंडीशन है। बिनाइन का मतलब ये कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि ख़तरे हो वो बहुत ज़्यादा, और जो बिनाइन कंडीशन है उसकी ट्रीटमेंट भी पेशेंट की चॉइस पे आती है। सो ये ज़रूरी नहीं है कि वेरिकोज वेन्स किसी को हो तो डेफिनेटली उसकी ट्रीटमेंट करवानी है। ट्रीटमेंट की जो रीज़न्स है वो थोड़ी सी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं कि या तो सिम्टम्स हों, कॉस्मेटिक इशू एक वो भी रीज़न है कि किसी को अच्छी नहीं लगती हैं, कॉस्मेटिक इशू है, उसमें ट्रीटमेंट का बिल्कुल पेशेंट चॉइस पे आ जाती है। सिम्टम्स हों तो भी पेशेंट चॉइस पे आ जाता है कि वो ट्रीटमेंट इसकी करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल करवा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस अगर स्टार्ट हो जाए तो फिर एक थोड़ी सी अर्जेंसी आ जाती है कि बजाय इसके कि ज़्यादा चीज़ें ख़राब हों उसकी जल्दी ट्रीटमेंट करवा लें ताकि एटलीस्ट जो प्रॉब्लम हुई है उसको हम वहाँ पे रोक सकें। ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसमें इस वक्त हमारे पास एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो ट्रीटमेंट ऑप्शन जो कि नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो तो है यूज़ ऑफ स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग्स क्या हैं? टाइट सॉक्स होती हैं, इलास्टिक सॉक्स, जो कि बाहर से प्रेशर डालती हैं। उनका प्रेशर इस तरह से होता है कि अंदर से वेन्स के ब्लड फ्लो को वो इम्प्रूव करती हैं और उससे काफ़ी सिम्टोमेटिक रिलीफ लोगों को मिल सकता है। उसके बाद
ये टेम्परेरी रिलीफ देती हैं। ऑब्वियसली जब पेन नहीं होंगी तो रिलीफ मिलेगा, जिस वक्त उतार देंगे तो उसके बाद सिम्टम्स दोबारा से वापस आ सकते हैं, और वेन्स को ये ख़त्म नहीं करती। वेन्स को ख़त्म करने का इनकी ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो सर्जिकल ही है। इसमें कोई गोलियां, कोई दवाई इसमें काम नहीं करती। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास बहुत सी अब ऑप्शंस आ गई हुई हैं। ओपन सर्जरी जो कि बहुत सालों से, डेकेड से हो रही है, वो अब बहुत कम यूज़ होती है, इसलिए क्योंकि उसमें जिस्म में चोट ज़्यादा लगती है, रिकवरी थोड़ी सी स्लो होती है। सो इसलिए ओपन सर्जरी की तरफ ट्रेंड जो है वो कम होता जा रहा है। ज़्यादा कॉमन ट्रीटमेंट जो है वो अब हम एंडोवीनस एब्लेशन करते हैं। एंडोवीनस एब्लेशन के भी डिफरेंट तरीके हैं। उसमें हीट यूज़ की जाती है, यानी कि लेज़र या रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हुए हीट इस्तेमाल करते हैं और उससे वेन को ट्रीट किया जाता है। उसमें मैकेनिकल एब्लेशन होती है, जिसमें कि एक डिवाइस यूज़ की जाती है जो कि मैकेनिकली वेन को अंदर से जो है वो डैमेज करती है और उससे वो वेन जो है वो बंद हो जाती है। केमिकल एब्लेशन होती है जिसमें कि ग्लू यूज़ होती है, उसमें स्क्लेरोथेरेपी होती है। इन सारी ट्रीटमेंट्स का मकसद एक है, वो ये कि जो वेन ठीक काम नहीं कर रही, उस वेन को अब हमने सिस्टम में से आउट कर देना है। सिस्टम में से आउट करने का मतलब है कि उसको हमने बंद करना है, या सर्जिकली रिमूव करना है, या ये जो मुख्तलिफ तरीके मैंने बताया उससे बंद कर देना है। अब ये एक बहुत लोगों का सवाल होता है कि वेन बंद कर दी तो उससे क्या नुकसान होगा? तो कोई नुकसान नहीं होता उससे। जो हमारी टांग में वेन्स का जो ब्लड फ्लो जो मैंने बताया, उसमें दो मेन सिस्टम्स हैं, डीप वेन्स और सुपरफिशियल वेन्स। डीप वेन्स जो है वो मेन काम कर रही हैं, 90-95% काम जो है वो डीप वेन्स कर रही हैं। सुपरफिशियल वेन्स उन डीप वेन्स की हेल्प करती हैं, और जब किसी को वेरिकोस वेन हो जाए तो वो वेन्स एक्चुअली हेल्प करने के बजाय डीप वेन्स का काम और बढ़ा रही हैं, क्योंकि उनमें ब्लड फ्लो गलत डायरेक्शन में जा रही है। सो जब हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उस वेन को हमने सिस्टम में से आउट कर दिया या निकाल दिया या बंद कर दिया, तो उससे जो रिवर्स फ्लो है वो रुक जाता है, डीप वेन्स का काम अपना वापस नॉर्मल की तरफ आ जाता है और पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है। सुपरफिशियल वेन्स भी सिर्फ एक वेन नहीं होती, बहुत सी वेन्स होती हैं। कई दफ़ा वेरिकोस वेन के पेशेंट एक वेन के इशू के साथ आते हैं, उस वेन को ट्रीट कर दिया, बाकी वेन्स अपना नॉर्मल काम कर रही हैं, तो वो पेशेंट जो है उसको उससे भी फ़ायदा होता है। डिपेंड करता है सर्जरी के ऊपर। जैसे मैंने बताया, ओपन सर्जरी जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक है, और इस वजह से उसकी अब हम यूज़ उसका कम से कम होता जा रहा है। उसमें भी बहुत लंबा टाइम नहीं है, लेकिन 2 से 3 हफ्ते मिनिमम पेशेंट को लग जाते हैं वापस नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ आने में। जो एंडोवीनस एब्लेशन है, लेज़र से, रेडियो फ्रीक्वेंसी से जो हम करते हैं, उसमें जनरली विद इन अ वीक पेशेंट जो है वो वापस काफ़ी हद तक अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाते हैं। केमिकल एब्लेशन इवन लेस टाइम लेती है, इसलिए क्योंकि उसमें जिस्म में चोट का सबसे कम लग रही है। सो उसके पेशेंट्स जो हैं वो काफ़ी जल्दी अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ आ जाते हैं। जनरली मैं ये कहूँगा कि कोई भी ट्रीटमेंट इसकी हो तो कम से कम हफ्ते से 2 हफ्ते जहन में रखने चाहिए। इवन मिनिमल ट्रीटमेंट भी हम कर रहे हों तो हफ्ते से 2 हफ्ता ऐसा रखना चाहिए जिसमें पेशेंट अपनी चॉइस से अपना टाइम गुजार सके। कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसमें कि उसको फिक्स्ड खड़े रहना है, बहुत लंबा ट्रैवल करना है, बहुत ज़्यादा देर बैठे रहना है, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सा पेशेंट भी अनकंफर्टेबल होता है, और ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा सा रिस्क डीवीटी का होता है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए 1-2 हफ्ते की ऐसा प्लान हो जिसमें कि आप अपनी मर्ज़ी से वॉक भी करें, बैठे भी, रेस्ट भी कर लें। वॉक एक्चुअली इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। वॉक का रिकमेंडेशन है नॉर्मली इस ट्रीटमेंट के बाद पहले दिन से वॉक शुरू करनी होती है, लेकिन चीज़ें अपने कंट्रोल में हो तो ज़्यादा बेहतर रिकवरी होती है। लाइफस्टाइल चेंजेस में एक तो स्टॉकिंग इटसेल्फ एक लाइफस्टाइल चेंज में आ जाती है, इसलिए क्योंकि स्टॉकिंग का यूज़ जो है, पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वेरिकोस वेन से काफ़ी फ़ायदा, स्टॉकिंग से काफ़ी फ़ायदा होता है, और स्टॉकिंग्स के इस्तेमाल को वो अपना लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, और वो कहते हैं कि ठीक है, हमें फ़र्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम इसी तरह से इसको करेंगे। लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे वेरिकोस वेन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वर्सन हो सकती हैं, उन ज़्यादा हो सकती हैं। तो इस वजह से लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स को अगर अवॉइड किया जा सके तो उससे बेहतरी आ सकती है।
बाकी एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो जनरली वेरिकोज वेन्स के लिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं डालता। यानी ये कहना कि जी कोई बहुत एग्रेसिव एक्टिव लाइफस्टाइल करता है, कोई बहुत एथलेटिक बंदा है, बहुत ज़्यादा जो है वो जिम करने का शौकीन है, आई डोंट थिंक सो कि इट मेक्स मच डिफरेंस, बिकॉज ऐसे भी लोग हैं जिनमें कि वेरिकोज वेन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल स्टेबल रहती हैं, जो मर्ज़ी एक्टिविटी करते रहें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। और उसके मुकाबले में ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनमें कि विदाउट मच एक्टिविटी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं। सो आई थिंक इसमें बहुत इंडिविजुअल वेरिएशन आ जाती है। वेरिकोज वेन्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वेन्स का जो इशू है उसमें पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो वैसे की वैसी रहेगी। देखिए, जहाँ तक तो इसकी प्रिवेंशन का ताल्लुक है, प्रिवेंशन के लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं की जा सकती। जिसको हो गई हैं उसमें थोड़ी सी उसकी प्रोग्रेशन के लिए हम कर सकते हैं कि प्रोग्रेशन को कम करने के लिए लॉन्ग स्टैंडिंग को अवॉइड कर लिया, स्टॉकिंग्स का यूज़ कर लिया। लेकिन प्रिवेंशन के मामले में जहाँ तक जिसको होनी है उसको होनी है, ओनली टाइम विल टेल वाली बात है। दूसरी जो चीज़, जिन लोगों को ऑलरेडी हैं या जिनकी फैमिलीज़ में वेरिकोज वेन्स हैं, इट्स अ बिनाइन कंडीशन, यानी कोई ख़तरनाक प्रॉब्लम नहीं है ये। कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके लिए बंदा परेशान हो जाए, लेकिन ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। सो अगर तो सिम्टोमेटिकली बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है या अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो फिर तो डेफिनेटली इसकी ट्रीटमेंट के मुतालिक सोचना चाहिए। अगर पेशेंट को सिम्टम ज़्यादा नहीं हैं तो डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करने में आपको फ़ायदा होगा, इसलिए क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो किस स्टेज के ऊपर है, और उसके मुतालिक एक आपको नो हाउ हो जाएगा कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। बाकी ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ी सी अर्ली स्टेजेस में ख़ास तौर पे पेशेंट चॉइस पे आ जाती है। सो पेशेंट चॉइस जो है वो मैं इसको बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ कि पेशेंट ट्रीटमेंट के मुतालिक भी अपनी चॉइस रखे और साथ में टाइमिंग के मुतालिक भी अपनी चॉइस रखे, ताकि ट्रीटमेंट जब हो तो उससे फ़ायदा भी पेशेंट को हो।